तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। कई बार आपने उसका नाम भी सुना होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट। ऐसे और भी टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया। अमिताभ और श्रद्धा के केस में भी ऐसा ही एक टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले आज हम पॉलीग्राफ टेस्ट पे बात करेंगे। जो हमारे अगली वीडियो आएंगे वो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पर भी हम करके आपको देंगे, और बहुत ही आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि आखिर यह है क्या। तो जब यह टेस्ट हुआ अमिताभ का, और उसके बाद में कई बार ऐसा भी है, इसके लिए क्या होता है, जो एक्यूज्ड होता है, जो आरोपी होता है, उसकी परमिशन चाहिए होती है। बिना उसकी परमिशन के ये टेस्ट नहीं कराए जा सकते। अब सवाल यह उठता है कि अगर वो आरोपी है तो उसकी परमिशन लेने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही टेस्ट करा लीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ कि पता चला कि टेस्ट भी हो गया, और टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है तो कोर्ट उसको एक सबूत के तौर पे नहीं ले सकती, एज एविडेंस उसको कंसीडर नहीं कर सकती। अब सबसे पहले बुनियादी मुद्दे से बात करें तो हम जिस समाज में रहते हैं, समाज विश्वास पर ही चलता है। एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और कभी यह नहीं जान पाते कि सच बोल रहा है कि या झूठ बोल रहा है। अब इसके तरीके हैं कि हम लोग अलग अलग तरीकों से पूछना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ भी बड़ी आसानी से बोल देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं तो उनका झूठ पकड़ा जाता है, नहीं बोल पाते हैं झूठ। तो ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कुछ पंक्तियां लिखी थी कि गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, गर छिपाना चाहता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। जी हाँ, एक उनका छल रहित व्यवहार था। वह उन्होंने कहा कि वह मेरा शत्रु बन गया है। और इससे क्या होता है कि जब हम झूठ नहीं बोल पाते तो कई बार हम पकड़े जाते हैं, और इसकी अपेक्षा जो लोग झूठ बोल लेते हैं वो कभी पकड़े नहीं जाते, वो काफ़ी अच्छे से झूठ बोल देते हैं। अब इसी पर एक शायर थे वसीम बरेलवी, उन्होंने एक कुछ पंक्तियां लिखी कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठ इस तरीके से बोल देंगे कि आपको लगेगा कि ये वास्तव में सच बोल रहा है, या जानते हुए भी आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, सच बोल रहे हो। तो यह समाज है, इसमें कई तरीके के लोग होते हैं। अब इसमें अगर हम बच्चों का उदाहरण ले लें तो बच्चों के उदाहरण में क्या होता है कि बच्चों के पास कोई ऐसा वैलिड रीजन नहीं होता है कि वो जो है झूठ बोले। उनके पास डिफेंस का एक ही सिस्टम होता है, झूठ बोलना। अब उन्होंने आपके यहाँ कप रखा तो उन्होंने तोड़ दिया गिरा के। अब उनको पता है कि पापा या मम्मी जानेंगे तो मार पड़ेगी, तो वो झूठ बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा। भले ही आप भी जानते हैं कि उसने तोड़ा है, लेकिन तब हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चे को ये लगता है कि यह सबसे अच्छा तरीका है बच निकलने का। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सूरदास जी की एक कुछ पंक्तियां हैं, कोई एक रचना है, एक प्रसंग है। मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का यह प्रसंग है। जब उनका बाल्यकाल होता है, बचपन में वो लीलाएं करते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि वो माखन चोरी करते हैं, और मैया यशोदा इस चीज़ को जान लेती हैं। जब वो जान लेती हैं तो कान्हा जी को बुलाती हैं कि लल्ला ये बताओ माखन रखा था कहाँ गया। अब जबकि माखन जो था वो चेहरे पर कान्हा जी के लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि कहाँ गया माखन। तो कान्हा जी बड़े ही नरम भाव से कह रहे हैं कि भैया मैंने तो माखन चुराया नहीं। अब जबकि माखन तो चेहरे पे लगा है। तो क्या होता है कि बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो एक वात्सल्य होता है, जो एक वात्सल्य की भावना हमारे मन में होती है, उसमें क्या करता है, हम लोगों को तब वह झूठ अच्छा लगता है। और ऐसे ही जब धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, किशोरावस्था आती है, तो यही झूठ बड़े पैमाने पर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम बड़े हुए तो हम बड़े बड़े काम करने लगते हैं, हमारे एक वातावरण अलग हो जाता है, हमारे दोस्त अलग हो जाते हैं। उसके बाद में जो माँ बाप मना करते हैं हमें, तो वो हम लोगों को दुश्मन लगने लगते हैं। अब इस तरीके से हुआ करता है, तो उस समय झूठ भी जो होते हैं वह बड़े स्तर के हो जाते हैं। झूठ बोलना भी हमें जो है अच्छा लगने लगा कि हाँ मम्मी दोस्त के यहाँ बैठा था। अब मम्मी को क्या पता कि दोस्त के यहाँ बैठे थे कि कहाँ बैठे थे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये भी चीज़ें हैं, अब ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं धीरे धीरे। अब यह 3 तरीके की उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अब दुनिया और समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि हम सच को कैसे जानें। तो हमारे पूर्वजों ने कई इसमें तरीके बना लिए थे। एक तो होता है कसम खिलाकर कि ऐसा है, कसम खाओ कि झूठ नहीं बोल रहे हो, या काफ़ी अच्छी विधि और सभी लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि ऐसा करो, खाओ मेरी कसम, झूठ नहीं बोल रहे हो। अब जो सच्चा आदमी है, थोड़ा सा
दिल से सच्चा है वो तो क्या करेगा, वो कसम नहीं खाएगा और कह देगा कि हाँ चलो हम नहीं किया। अब इसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ जाती हैं। अब एक जो घाघ आदमी है, पुराना आदमी है, वो क्या कहेगा, ये लो तुम्हारी कसम खा के कह रहे नहीं किया, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे उसका। इसमें एक अगली विधि भी आती है जो हम लोगों ने काफ़ी गाँव में सुनी थी कि ऐसा है, चावल खिलाएंगे, अगर वो सूखे निकल आए तो जो है तुम्हारा मतलब तुमने झूठ बोला। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यह एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट का, या पहला उदाहरण रहा जो चाइना वालों ने प्रयोग किया। अब इसके बाद में जहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति को चावल खिलाया गया। अब अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो जो हमारे मुंह में सलाइवा है जिससे लार बनता है, वह ग्रंथियाँ सूख जाती हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जब आपको चावल खिलाया जाएगा, अब आपको पता है कि ऐसा नहीं मंत्र पड़ा हुआ चावल है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये चावल सूख जाएगा। अक्सर होता यही है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है, चावल खाता है, चावल सूखे निकलते हैं। अब जब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा मन रिलैक्स होगा तो वो चावल हम लोग खा लेंगे आराम से। तो एक यह तरीका हो गया जो चाइना वालों ने यूज़ किया। इसको पहला पॉलीग्राफ का उदाहरण भी कहा जाता है। अब ऐसे ही पुलिस के पास कई चुनौतियाँ होती हैं कि क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों आते हैं। तो सिविल केस में क्या होता है कि घरेलू केस हैं, वो तो खैर निपट ही जाते हैं। क्रिमिनल केसों में क्या है कि उनके सामने चुनौती रहती है कि उससे कबूलवाएं कैसे। अब सीधा सामने से जाके पूछेंगे तो अगर कोई मान लिया इनोसेंट व्यक्ति है, सीधा साधा व्यक्ति है, गलती से उससे अपराध हो गया तो हो सकता है वो पूछताछ में बता दे, लेकिन कोई पुराना व्यक्ति है, घाघ है, तो वो नहीं बताएगा। अब उसके लिए क्या होता है कि पुलिस को 3rd डिग्री की जरूरत पड़ती है। ये बताओगे या नहीं बताओगे, 2-4 थप्पड़ मारे, बताओगे कि नहीं बताओगे, तो वो ऐसे तो बताएगा नहीं। तब तक क्या होता है कि एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है, कहता साहब वो 3 नंबर वाला तो मर गया। अरे कैसे मर गया, तो कहेंगे अरे वो तो क्या कहते हैं उसको ज्यादा हमारा तो मर गया। अफसर क्या करें, अच्छा रुको बताते हैं। तो अब जो सामने खड़ा है वो सोचता है कि ऐसा ना हो कि हमें भी इतना मारे कि मर जाए, तो इससे अच्छा है कि हो सकता है कबूल दो। एक फिल्म का भी सीन है अक्षय कुमार का, वो फिल्म का नाम तो खैर मुझे नहीं याद आ रहा। वहाँ पर एक सिपाही को खड़ा कर दिया था चिल्लाने के लिए कि मैं जो है बेंच पर पट्टा मारूंगा, तुम चिल्लाना तो बाहर वाले कबूल देंगे। ऐसे कई उदाहरण आपको फिल्मों में देखने को मिल जाएंगे। तो पुलिस को भी कई बार क्या होता है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है जुर्म को कबूल कराने के लिए। इससे जुड़ी एक और कहानी आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि जापान, चाइना और नॉर्थ कोरिया में एक बहस होती है कि एक जो चोर है या उसको कैसे ढूंढा जाए। तो पहले बारी आती है जापान की। अब वहाँ पर उसके फोटो दे दी जाती है कि इसको ढूंढो। तो वो लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट निकाल के और जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी उसका प्रयोग करते हैं और 6-7 दिन में उसको ढूंढ के दे देते हैं। अब इसके बाद उसको आगे चाइना में दिया जाता है। अब चाइना में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जितने उस चोर के रिश्तेदार थे सभी को बुलाते हैं और सभी को कायदे से पीटते हैं। अब कायदे से पीटते हैं तो वो चोर पकड़ में आ जाता है, उनको 2 ही दिन लगते हैं। अब यही बात जब नॉर्थ कोरिया के पास जाती है तो वो क्या करते हैं कि टाइम ना लगाते हुए उसके एक हमशक्ल को ढूंढते हैं। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। उसके एक हमशक्ल को ढूंढते हैं और 1 घंटे के टाइम में वो इसका पूरा निपटारा कर देते हैं। उसको ढूंढ कर इतना मारते हैं कि वो खुद ही बोल देता है कि नहीं साहब हम ही ने किया था, भले उसने ना किया हो। तो यह एक तरीका है जैसे हमारे यहाँ भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है कि किसी और को पकड़ के भेज दिया, हमें तो दिखाना ही है। खैर, अब जो केस सॉल्व करने के पुलिस के सामने मजबूरी है कि जो केस सॉल्व करने की जो लीगल रीजंस हैं वह वैलिड नहीं है। अब और कोई तरीका है नहीं, मारपीट से ही कर सकते हैं। बुलवाना भी जरूरी है और आसानी से कोई बताएगा नहीं, शुद्ध सही आदमी होगा तो बता देगा। ज़्यादातर क्रिमिनल जो है गलत ही होते हैं तो वो बताते नहीं हैं, तो इसलिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। खैर ये तो आज की चीज़ें हैं, भविष्य में तो कई जो है सुविधाएं और टेक्नोलॉजी ईजाद की आ रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अभी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पॉलीग्राफ पे। अब जो पॉलीग्राफ टेस्ट है हमारा वो DDT पे चलता है। DDT मतलब डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक। डिसेप्शन मतलब धोखा और डिटेक्शन मतलब पहचानना, टेक्निक मतलब तकनीकी। अब धोखा पहचानने की जो तकनीकी होती है वही DDT के अंतर्गत ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है यह काम करता है। अब होता क्या है कि इसको हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। एक बार एक प्रोग्राम आया था, आपको याद होगा, सच से सामना। वहाँ पर भी इसी तरीके से होता था कि वह जाया करते थे और जाके जब आप उस कुर्सी पे बैठते थे कुछ सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से किए जाते थे। अगर आप झूठ बोलते थे तो वह कुर्सी बता देती थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे में कई लोगों के साथ में असुविधाएं भी हो जाती थी। अब कई बार क्या है कि वाइफ भी साथ में गई है कि हमारे हस्बैंड का जो है सच से सामना होने वाला है। अब होता क्या है कि
जब गए अब एंकर ने कुछ ऐसा सवाल वहाँ पर पूछ लिया कि क्या आप अपनी वाइफ के अलावा किसी और को भी चाहते हैं। अब गलती से उन्होंने अगर कह भी दिया नहीं तो मशीन तो कह देगी कि हाँ चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि पकड़े गए। अब इनाम तो भले ही मिल जाए लेकिन घर जाना बड़ा मुश्किल है। अब इसके ईजाद की बात कर लेते हैं कि इस मशीन को ईजाद किसने किया। तो एक जो है वैज्ञानिक थे, लैम्ब्रोसो नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको 19th सेंचुरी में ईजाद किया था। इस टेक्निक को उतना बेहतर तब नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने कई हजार बॉडीज तो डेड बॉडीज थी उनका अध्ययन किया और ये सारी चीज़ें जानी कि कोई झूठ कैसे बोलता है, और इन पर पूरा अध्ययन करके और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द क्रिमिनल मैन। इस पर भी अगर कभी समय मिला तो इस बुक पर भी हम चर्चा करेंगे और एक विस्तृत वीडियो आपको देंगे कि इस द क्रिमिनल मैन बुक में क्या है कि कई सारे चेहरे भी दे दिए गए हैं कि ऐसे चोरी करने वाला आदमी कैसा होगा, डकैती करने वाला आदमी कैसा होगा, बलात्कारी कैसा होगा। तो इसमें काफ़ी सारे जो है उदाहरण भी दिखाए गए हैं। तो यह पूरी बुक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अब फर्स्ट जो टेस्ट इसका हुआ था जो उन्होंने किया था, तो उसमें क्या किया करते थे, वो दस्ताना पहनाकर हाथ को पानी में डुबो देते थे और फिर सवाल पूछा करते थे। तो अक्सर क्या होता है कि जब हमसे कोई सच्चाई पूछता है, अभी पुलिस आती है, अगर कोई आपने अपराध किया हो, पुलिस आती है, सच्चाई पूछती है, तो हमेशा क्या होता है कि हमारा जो हम झूठ बोल रहे होते हैं तो बीपी जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन या जो है इसको पूरी तरीके से सच भी नहीं माना जा सकता। कई बार क्या है कि कोई सीधा आदमी है, उसने भले ही गलती नहीं की है, पुलिस आ गई, सामने देख लिया, तो उनका बीपी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इसको उतना ज़्यादा प्रमाणिक भी नहीं माना गया। इस तरीके से था। अब आज की जो पॉलीग्राफ टेस्ट है यह क्या करती है, एसएस इंटरेप्शन पर चलती है, साइकोसोमैटिक इंटरेप्शन। तो ये जो साइकोसोमैटिक इंटरेप्शन मैंने आपको बताया था, जो मन से शुरू और शरीर पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से काम हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर झूठ बोलने की बात करें तो झूठ बोलना भी सभी के लिए एक मुश्किल काम होता है। कुछ लोगों के लिए तो काम बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोग हैं उनके लिए यह काम बड़ा दर्द भरा और बड़ा मुश्किल वाला होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मशीन जो आज काम करती है या कई बिंदुओं पर काम करती है, अब जैसे क्या होगा कि कोई झूठ बोलेगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा या बिलो हो जाएगा, सामान्य से नीचे स्तर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में माथे से पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्किन पर उसके कुछ प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। आई कांटेक्ट वो व्यक्ति आपसे नहीं कर पाएगा, बॉडी के मूवमेंट बता देंगे कि वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जब उसको ले जाया जाता है तो उस समय कहीं ना कहीं वो डरा हुआ भी होता है। तो उसको क्या किया जाता है, जो सामने टेस्ट कर रहा होता है व्यक्ति, वो क्या करता है कि पहले उसको नॉर्मल करता है कि आप ऐसा है, आप अपनी मर्जी से टेस्ट करा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए उसके बाद में। क्योंकि अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो उसका बीपी घटता बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब ब्लड प्रेशर से ही सारी चीज़ें उनको मैप करनी है, तो एक पहले एक स्केल चाहिए होती है कि यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ से 0 पॉइंट नीचे जाएगा या 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उसको पहले रिलैक्स किया जाता है, उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आलू क्या रेट है, भिंडी क्या रेट है, या कुछ नॉर्मल से सवाल जिससे वो व्यक्ति सहज महसूस कर पाए। अब कई बार क्या होता है कि जो हमने आपको मूवी बताई थी राइट रॉन्ग, इसको आप देखिएगा तो उसमें सनी देओल का यही है कि उन्होंने अपने मन पे, अपनी भावनाओं पर इतना काबू पा लिया कि मशीन को धोखा दे दिया। मशीन को आराम से धोखा दिया जा सकता है। अगर आप मन पर काबू पा लें तो क्या होगा कि आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा। कई लोग ऐसा होते हैं सटाक से झूठ बोल देते हैं तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, पसीना भी नहीं आएगा, तो सामने वाला भी कह देता है कि ऐसा है। आप सवाल पूछिए, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं तो परेशान हूँ नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हमारी बॉडी में लगाई जाती हैं। अब उन पर हम एक एक करके आपको हम वो चीज़ें बता देते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि उंगलियों में 2 चिमटियाँ भी लगाई जाती हैं। अब इनका क्या काम है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होता है जो स्किन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को काउंट करता है। इलेक्ट्रोड यहाँ पे कई बार आपने कई चीज़ें देखी होंगी। अभी एक कोविड के टाइम पे एक वो चिमटी टाइप की आई थी, उसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं, वो भी यहीं से मेजर कर लेता है। तो इसी तरीके से 2 चिमटियाँ होती हैं जो आप इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारी उंगलियों में होती है उनको यह मेजर करते हैं। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पर होगी, तो मशीन वो एक्टिविटी एक अलग तरीके से दिखाएगी। इसके बाद में एक पेट पर और एक छाती पर एक पट्टी टाइप की बांध दी जाती है जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक टेप। अब यह टेप बांध दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, सांस की गति को मेजर करते हैं। झूठ बोलेंगे सांस तेज चलने लगेगी, या सामान्य से ऊपर चला जाएगा इस तरह, या नीचे चला जाएगा, तब आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तीसरा होता है बीपी कफ, जो
अक्सर आपने ब्लड प्रेशर मशीन में देखा होगा, यहाँ पर बांध के आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। तो बीपी कब बांध दिया जाता है, अब आप झूठ बोलेंगे एकदम बीपी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पता चल जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट होती है जो इसमें मुख्य चीज़ होती है, वह होती है कुर्सी जिस पर आप बैठे हुए हैं। वहाँ से क्या होता है, वो वेट को आपके मेजर करती है, वजन को मेजर करती है। वहाँ से भी एक चीज़ होती है, और ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं या एक कंप्यूटर में सामने सेव होती रहती हैं। तो वहाँ से पता चलता है अब इन चारों चीज़ों में क्या है कि जो बहुत बड़ा घाघ व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति, दुर्दांत अपराधी है, वो क्या करेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई बात नहीं, आप पूछते रहो, ना ही उसका बीपी बढ़ेगा, ना ही उसके पसीना आने वाला है। मतलब ये सारी गणना, चाहे हम उंगलियों से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर लें, चाहे हम सांसों की बात कर लें, तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते ही नहीं है, तो उनके ऊपर यह मशीन फेल हो जाएगी। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि घबराहट ना हो। अब नहीं घबराए तो हो जाएगा, आप बच गए। अब भोले वाले लोग, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भोले वाले हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन मशीन पर बिठा दिएगा तो वैसे ही आपका बीपी अप डाउन हो जाएगा, तो ना चाहते हुए भी आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रामाणिकता है वह इसीलिए सिद्ध नहीं हो सकती कि इस मशीन को कोई भी आसानी से धोखा दे सकता है। अगर वह पुराना जानकार है, या वह डरता नहीं है, या बहुत पुराना अपराधी है, तो इस मशीन को आराम से आप धोखा दे के निकल सकते हैं। और यह कह दें कि हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेंगे। तो आज के वीडियो में आपने समझ पाया कि यह जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है यह कैसे होता है, और आगे भी हम आपके लिए 2 वीडियो लाने वाले हैं जिसमें ब्रेन मैपिंग होगा और नार्को टेस्ट होगा, तो इन पर भी आप जानेंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या इस जो टेस्ट है इसको वैलिड मानना चाहिए, क्या सरकारें इसको वैलिड माने, या अगर यह मशीन आसानी से उपलब्ध हो सके तो क्या इसको आप लेना चाहेंगे, आप इसको मानेंगे। तो इन सारे सवालों के कई सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और नया वीडियो अगर किसी चीज़ पर चाहते हैं तो आप भी हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को आपके साथ लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।